नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं यादव सर लेक्चर्स में। तो यादव सर लेक्चर्स यूट्यूब चैनल एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा है, मोस्बी एंड क्लेक्स। मोस्बी एंड क्लेक्स का सबसे लेटेस्ट एडिशन, उसके क्वेश्चंस को हम डिटेल में पढ़ेंगे और सभी रैशनल को अच्छे से समझते हुए सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द पेरेंट्स ऑफ अ चाइल्ड कॉल द क्लिनिक एंड टेल द नर्स दैट देयर चाइल्ड इज इरिटेबल एंड हैज अ 102 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर आफ्टर हैविंग हैड अ रूटीन इम्यूनाइजेशन। मतलब चाइल्ड के पेरेंट ने कॉल किया क्लिनिक में और नर्स को बताया कि उनका बच्चा इरिटेबल है और टेम्परेचर कितना आ रहा है 102 डिग्री फ़ारेनहाइट आफ्टर हैविंग रूटीन इम्यूनाइजेशन। मतलब बच्चे का भी रूटीन इम्यूनाइजेशन हुआ, उसके बाद टेम्परेचर चेक किया तो कितना आया 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। द क्लिनिक प्रोटोकॉल इंडिकेट्स एसिटामिनोफेन 15 mg पर kg इज टू बी एडमिनिस्टर्ड एवरी 4 to 6 आवर्स। क्लिनिकल प्रोटोकॉल के हिसाब से बच्चे को एसिटामिनोफेन एडमिनिस्टर किया जाना चाहिए कितना 15 mg per kg every 4 to 6 hours. Okay. Then the child's last weight was 9.6 kg और बच्चे का वेट कितना है 9.6 kg. The parent states that the bottle of acetaminophen says that there are 160 mg in 5 ml. अब हमारे पास जो पेरेंट्स के पास बोतल है एसिटामिनोफेन की, उसमें डोज कितना है 5 ml में 160 mg। तो निकालना है भाई हमें हाउ मच शुड द नर्स टेल द पेरेंट्स टू एडमिनिस्टर फॉर ईच डोज। अब नर्स को पेरेंट्स को ये बताना है या फिर हमें ये बताना है कि पेरेंट कितना डोज एडमिनिस्टर करे। तो कैसे निकालेंगे भाई, बहुत ही इजी फॉर्मूला है हमारे पास, डिजायर्ड डोज डिवाइडेड बाय डोज इन हैंड। ड्रग कैलकुलेशन का क्वेश्चन है भाई, डिजायर्ड डोज डिवाइडेड बाय डोज इन हैंड। हमारे पास डिजायर्ड डोज कितना है, डिजायर्ड डोज था भाई 15 mg पर kg, 15 mg पर किलो के हिसाब से। अब बच्चे का वेट कितना है 9.6 kg, तो 15 को 9.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट डोज इन हैंड कितना है हमारे पास, जो बोतल पे लिखा हुआ है 160 mg इन 5 ml। अगर मैं 1 ml की बात करूं तो 1 ml में कितना होगा 160 डिवाइडेड बाय 5। एम आई राइट? तो यहां लिख देंगे भाई 160 डिवाइडेड बाय 5। इस इक्वेशन को मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूं, 15 मल्टीप्लाई बाय 9.6 कितना हो जाएगा हमारा 144 डिवाइडेड बाय 160 मल्टीप्लाई 5। इक्वेशन को सोल्व करेंगे भाई तो लास्ट में आंसर निकल के आएगा 4.5 ml। यही हमारा क्या है रिक्वायर्ड आंसर। तो आंसर कितना हो जाएगा भाई 4.5 ml। नर्स पेरेंट्स को बताएगी कि आपको 4.5 ml ही एसिटामिनोफेन देनी है बच्चे का फीवर ट्रीट करने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, अ फैमिली हैज डिसाइडेड टू विदहोल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर फॉर अ न्यूबॉर्न विद सीवियर एबनॉर्मेलिटीज। हाउ शुड द नर्स इंटरप्रेट दिस डिसीजन। क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन समझेंगे पहले ठीक से। अ फैमिली हैज डिसाइडेड टू विदहोल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर। एक फैमिली ने डिसाइड किया कि वो अपने न्यूबॉर्न के लिए जो सीवियर एबनॉर्मेलिटी से जूझ रहा है उस पे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर की जा रही है उनको विदहोल्ड कर ले, उनको रोक दिया जाए। मतलब फिर से रिपीट करते हैं भाई, एक न्यूबॉर्न जिसमें सीवियर एबनॉर्मेलिटीज है उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर दी जा रही थी, तो फैमिली ने क्या डिसाइड किया कि उन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर्स को विदहोल्ड कर दिया जाए, रोक दिया जाए। इस डिसीजन पर फैमिली के नर्स कैसे रेस्पॉन्ड करेगी, नर्स कैसे इंटरप्रेट करेगी इनके डिसीजंस को। तो ऑप्शन है हमारे पास फर्स्ट, द न्यूबॉर्न हैज नो राइट्स। सेकंड ऑप्शन, इट इज सेम एज यूथनेशिया। ऑप्शन सी है, इट इज इलीगल प्रोफेशनल प्रैक्टिस। एंड ऑप्शन डी इज द न्यूबॉर्न इज बीइंग अलाउड टू डाई। ठीक है भाई, फर्स्ट ऑप्शन से देखते हैं, द न्यूबॉर्न हैज नो राइट्स। तो भाई क्या न्यूबॉर्न के पास कोई राइट्स नहीं होंगे?
भी जब तक न्यूबॉर्न जिंदा है, अलाइव है, उसकी फिजिकल नीड्स मेट हो रही हैं, तब तक हर इंडिविजुअल के अपने राइट्स होते हैं। तो ये ऑप्शन क्या है हमारा, गलत हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन बी इज इट इज सेम एज यूथनेशिया। यूथनेशिया बोला जाता है भाई, मेडिकली टर्म यूज करते हैं हम फॉर मर्सी किलिंग, फॉर मर्सी किलिंग, जिसमें डॉक्टर दया करके पेशेंट को किल करता है। मतलब सुनने में काफ़ी अटपटा है, लेकिन भाई कुछ कंडीशंस ऐसी हो जाती है जिसमें पेशेंट को सिर्फ जिंदा रखा जाता है सिर्फ ड्रग के सपोर्ट पे या फिर मशीनरी इक्विपमेंट्स के सपोर्ट पे, उनके बिना पेशेंट मरे बराबर ही है। तो भाई ऐसी कंडीशंस में कभी कभार क्या करता है पेशेंट, 1 साल 2 साल 10 साल ऐसे ही टाइम पीरियड निकल जाता है, लेकिन पेशेंट की रिकवरी बिल्कुल भी नहीं होती। ऐसी कंडीशंस में डॉक्टर और फैमिली कंसेंट से डिसाइड किया जाता है कि पेशेंट को यूथनेशिया कर दिया जाए या फिर मर्सी किलिंग दे दी जाए। तो भाई क्या यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन बताई गई है हमें न्यूबॉर्न के बारे में? ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया, सिर्फ हमको इंफॉर्मेशन मिली है कि उस पर सीवियर एबनॉर्मेलिटीज है। तो भाई ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है। नेक्स्ट, इट इज़ इलीगल प्रोफेशनल प्रैक्टिस। तो भाई क्या ये इलीगल प्रोफेशनल प्रैक्टिस है? एक फैमिली ने डिसाइड किया कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर को विद होल्ड कर दिया जाए। अब भाई उसके पीछे कोई भी कंडीशन हो सकती है, फैमिली का फाइनेंशियल स्टेटस नहीं है कि वो अपने बच्चों को या अपने इन्फेंट को, किसी को परिवार वाले को वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर दे पाए, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो भाई क्या ये इलीगल प्रैक्टिस होगी उसको विद होल्ड करना? तो ये बिल्कुल भी इलीगल प्रोफेशनल प्रैक्टिस नहीं है। नेक्स्ट, द न्यूबॉर्न इज बीइंग अलाउड टू डाई। लास्ट ऑप्शन है भाई, द न्यूबॉर्न इज बीइंग अलाउड टू डाई। तो नर्स इस फैमिली के डिसीजन को कैसे इंटरप्रेट करेगी कि उन्होंने न्यूबॉर्न को छोड़ दिया भाई मरने के लिए? तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, द न्यूबॉर्न इज बीइंग अलाउड टू डाई। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 इज a nurse is planning an initial home care visit to a mother who gave birth to a high risk infant. For what time of the day should the nurse schedule the visit for it to be most productive? मतलब क्या है भाई क्वेश्चन का, कि नर्स होम केयर विजिट प्लान कर रही है जहाँ पर मदर ने अभी एक बच्चे को जन्म दिया है, हाई रिस्क इन्फेंट को। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कौन सा टाइम बेस्ट होगा, सूटेबल होगा, या बोल सकते हैं मोस्ट प्रोडक्टिव होगा जिस टाइम मदर विजिट करे। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारे पास, व्हेन द हस्बैंड इज आउट ऑफ होम। ठीक है भाई। ऑप्शन बी, एट अ टाइम द मदर इज फीडिंग द इन्फेंट। ऑप्शन सी है, एट अ टाइम दैट इज कन्वीनियंट फॉर द फैमिली। एंड ऑप्शन डी इज व्हेन द नर्स कैन स्पेंड टाइम विद द फैमिली। चलिए तो फर्स्ट ऑप्शन से देख रहे हैं, व्हेन द हस्बैंड इज आउट ऑफ होम, जब हस्बैंड ही घर पर नहीं है। तो भाई अभी सिर्फ मदर और इन्फेंट ही घर पे है, हस्बैंड नहीं है, तो क्या ये सूटेबल टाइम होगा? जी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हस्बैंड का भी मौजूद होना जरूरी है फैमिली मीटिंग में। नेक्स्ट, एट द टाइम द मदर इज फीडिंग द इन्फेंट, ऐसे समय पर नर्स विजिट करे जब मदर अपने इन्फेंट को फीड करा रही हो। तो भाई ये टाइम भी सूटेबल नहीं है, ये टाइम भी नर्स के लिए प्रोडक्टिव टाइम नहीं हो पाएगा, क्योंकि मदर बिजी होगी किसमें, इन्फेंट को फीड कराने के लिए। ऑप्शन डी है हमारे पास, व्हेन द नर्स कैन स्पेंड टाइम विद द फैमिली। अब ऑप्शन डी को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे भाई, ऐसा टाइम जिसमें नर्स के पास टाइम हो फैमिली का साथ स्पेंड करने के लिए। तो भाई यहाँ पे बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में ये नहीं लिखा हुआ कि फैमिली के पास टाइम है या नहीं है, उसको बोला गया है कि नर्स के पास टाइम हो फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए। तो भाई फैमिली के पास भी टाइम होना जरूरी है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है। तो ऑप्शन बचता है हमारा सी, एट अ टाइम दैट इज कन्वीनियंट फॉर द फैमिली, कि नर्स ऐसे टाइम पे विजिट करे जो फैमिली के लिए कन्वीनियंट हो, तभी तो फैमिली मोस्ट प्रोडक्टिव रेस्पॉन्स दे पाएगी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा भाई, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट एक्शन अ नर्स शुड टेक बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग अ ट्यूब फीडिंग टू एन इन्फेंट। रिपीट कर रहे हैं भाई, फर्स्ट एक्शन जो नर्स लेगी बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग अ ट्यूब फीडिंग टू इन्फेंट। इन्फेंट को ट्यूब फीड स्टार्ट करने से पहले नर्स क्या एक्शन लेगी?
ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारे पास, इरिगेट द ट्यूब विद वाटर, ट्यूब को वाटर से इरिगेट कर देगी नर्स। ऑप्शन बी, ऑफर अ पेसिफायर टू इन्फेंट, इन्फेंट को पेसिफायर ऑफर करेगी। ऑप्शन सी, स्लोली इंस्टिल 10 ml ऑफ फॉर्मूला, 10 ml ऑफ फॉर्मूला फीड स्लोली इंस्टिल करेगी ट्यूब फीडिंग में। एंड ऑप्शन डी इज प्लेस द इन्फेंट इन ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन। तो भाई स्टार्ट देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन से, इरिगेट द ट्यूब विद वाटर। अभी नर्स ने ट्यूब फीडिंग इन्फेंट को दी नहीं है, अभी सिर्फ क्या करा है, ट्यूबिंग इंसर्ट की है, उसके बाद ही तो फीडिंग देगी भाई। तो ट्यूबिंग इंसर्ट को पहले चेक किया जाएगा कि वो स्टमक में ही गई है या फिर कहीं ट्रैकिया में तो नहीं चली गई। तो स्टार्टिंग डायरेक्ट इरिगेट करना ट्यूब को विद वाटर तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी है, स्लोली इंस्टिल 10 ml ऑफ फॉर्मूला। फिर से वही बात आती है भाई, 10 ml ऑफ फॉर्मूला इंस्टिल कब करेंगे, तब हमको कंफर्म हो जाएगा कि ट्यूब बच्चे के स्टमक में ही है। देन ऑप्शन डी इज प्लेस द इन्फेंट इन ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन। तो ट्यूब फीडिंग के टाइम पे हमें पता है कि पेशेंट को किस पोजीशन में रखना होता है, अपराइट, अपराइट या फिर हाई फाउलर पोजीशन में। तो भाई ट्रेंडलेनबर्ग भी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। लास्ट ऑप्शन बचता है, ऑफर अ पेसिफायर टू इन्फेंट। इन्फेंट को नर्स क्या ऑफर करेगी, पेसिफायर। पेसिफायर क्या होता है भाई, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोले तो निप्पल, जो प्लास्टिक निप्पल होते हैं वो नर्स ऑफर करेगी इन्फेंट को। क्यों ऑफर करेगी, क्योंकि उससे क्या होगा, बच्चे का इन्फेंट का सकिंग रेस्पॉन्स इंक्रीज होगा। जो बच्चे की ओरल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है, ओरल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पढ़ी है भाई हमने साइकोसेक्सुअल थ्योरी में, साइकोसेक्सुअल थ्योरी गिवन बाय सिगमंड फ्रॉइड। उसमें बताया गया था कि ओरल स्टेज डेवलपमेंट कैसी होती है, बाय सकिंग रेस्पॉन्स, सकिंग रिफ्लेक्स से। तो नर्स ऑफर करेगी पेसिफायर इन्फेंट को, जो इंप्रूव किस में हेल्प करती है, ओरल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या है, विच नर्सिंग इंटरवेंशन प्रोवाइड्स द मोस्ट सपोर्ट टू द पेरेंट्स ऑफ एन इन्फेंट विद एन ऑब्वियस फिजिकल एनोमली। मतलब समझते हैं, कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन सपोर्ट करता है पेरेंट्स को जिनके इन्फेंट को क्या है, फिजिकल एनोमली है, कोई फिजिकल कंडीशन है। ऑप्शंस देखते भाई, ऑप्शन ए क्या है, एनकरेज देम टू एक्सप्रेस देयर कंसर्न्स, ठीक है। ऑप्शन बी, डिस्करेज देम फ्रॉम टॉकिंग अबाउट देयर बेबी। ऑप्शन सी क्या है, एश्योर देम नॉट टू वरी बिकॉज द एनोमली कैन बी रिपेयर्ड। Option D is show them post-operative photographs of infant who had similar anomaly। ठीक है भाई, तो देखते हैं लास्ट डी ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। शो देम पोस्ट ऑपरेटिव फोटोग्राफ्स ऑफ इन्फेंट हु हैड सिमिलर एनोमली। मतलब हम पेरेंट्स को फोटोग्राफ्स दिखाएंगे पोस्ट ऑपरेटिव की, बच्चे की ठीक होने के बाद की, जिनको सिमिलर डिसेबिलिटी थी जो पेरेंट्स के इन्फेंट को है। तो क्या भाई उससे पेरेंट्स का कंसर्न खत्म हो जाएगा, क्या फोटोग्राफ देख के पेरेंट्स को शांति हो जाएगी कि हाँ कंडीशन में इंप्रूवमेंट है। भाई हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, कोई इसका कंफर्म नहीं है, मोस्टली नहीं होगी। देन ऑप्शन सी क्या है, एश्योर देम नॉट टू वरी बिकॉज द एनोमली कैन बी रिपेयर्ड। हम पेरेंट्स को एश्योर कर देंगे, उनको मना देंगे कि आपके बच्चे की जो फिजिकल कंडीशन है, फिजिकल एनोमली है, वो ठीक हो जाएगी। तो क्या भाई सिर्फ नर्स कैसे बोलने से पेरेंट का कंसर्न खत्म हो जाता है? क्या पेरेंट नर्स की बात पे 100% यकीन कर लेगा और उसकी टेंशन खत्म हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। ऑप्शन बी है, डिस्करेज देम फ्रॉम टॉकिंग अबाउट देयर बेबी। मतलब पेरेंट्स को हम डिस्करेज करेंगे, उनको कहेंगे कि आप इस बारे में बात ना करो, उनकी फिजिकल एनोमली के बारे में डिस्कस ना करो एक दूसरे से। तो भाई ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है। ऐसा करना तो नर्स के रूल्स के खिलाफ है, कभी भी पेरेंट्स को डिस्करेज नहीं करना है। देन बचता है हमारे पास ऑप्शन ए, एनकरेज देम टू एक्सप्रेस देयर कंसर्न्स। तो ऑप्शन ए हमारा क्या है भाई, करेक्ट आंसर है। हम पेरेंट्स को एनकरेज करेंगे कि उनको किस बात का डर है, उनकी फीलिंग्स क्या है इस फिजिकल एनोमली को लेकर, ताकि वो अपने भाव को एक्सप्रेस कर सके, बाहर निकाल सके, उसके अकॉर्डिंग नर्स उनको काउंसिल कर सके। तो करेक्ट आंसर क्या होगा भाई हमारे क्वेश्चन का? ऑप्शन ए, एनकरेज देम टू एक्सप्रेस देयर कंसर्न्स।